हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि अपन ने बताया था, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कोशिका के बारे में। कोशिका के अपन अभी तक 4 क्लास अपन ले चुके हैं। 4 क्लास हो चुकी है। 4 क्लास में अपन ने जहां तक पहुंचे थे, कोशिकांग के भाग की बात की थी अपन ने। किसकी बात की थी? कोशिकांग के भाग। कोशिकांग के कौन कौन से भाग होते थे? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब की डिस्कस किए थे दोस्तों अपन ने। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, आज लवक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? लवक की। जी हाँ, अब हम आगे की टॉपिक लेके चलेंगे लवक के बारे में और टॉपिक ही क्लियर करेंगे दोस्तों। लवक में अपन ये देखें कि लवक किस में होती है, जंतु कोशिका में होती है या पादप कोशिका में होती है दोस्तों। ठीक है ना। लवक का कार्य क्या है तो मैं बता दूं, जो लवक होती है वो सिर्फ और केवल पादप कोशिकाओं में होती है दोस्तों। किसमें होती है? पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। लवक का जो मेन कार्य होता है दोस्तों, वो होती है पहचान करना, पेड़ पौधों की पहचान करना। हरे पत्तेदार है, पीले पत्ते हैं, तना, शाख, ये जितनी भी होती है सारे के सारे किसमें आते हैं दोस्तों? लवक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अब यहाँ पे लवक के। अपना टॉपिक जो चल रहा था दोस्तों, वो कोशिका का चल रहा है। कोशिका, जिसको मैंने बताया था कोशिका को कि सेल कहते हैं लैटिन भाषा में, और इसका अर्थ होता है क्या? एक छोटा सा कमरा। क्या होता है? कमरा। ठीक है ना। अब अपन जो चल रहे हैं लेकर, अब जो नए कोशिकांग की जो बात करें, कोशिकांग के प्रकार में, कोशिकांग के प्रकार में वो है दोस्तों लवक। क्या है? लवक। लवक क्या है? लवक किसे कहते हैं वो अपन बात करते हैं। प्लास्टिड कहते हैं दोस्तों। लवक को क्या कहते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि लवक किस में पाए जाते हैं दोस्तों, ये किन में पाए जाते हैं। तो लवक में जो लवक है वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह केवल किस में पाए जाते हैं दोस्तों? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों। इसका काम क्या है? मुख्य काम क्या है लवक का? लवक काम क्या करता है और ये किस तरह से होते हैं? यह कोशिका द्रव में, किसमें? कोशिका द्रव में चारों ओर, ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे पड़े रहते हैं दोस्तों। ये आकार में मुख्यतः जो होते हैं वो अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं दोस्तों, तस्तरी नुमा होते हैं, इन सब की आकार होते हैं दोस्तों। इनके अलावा ये और भिन्न भिन्न आकार में भी पाए जाते हैं। इनके अलावा आपसे कोई पूछ ले कि इनका कौन कौन सा आकार होता है दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हो कि तारानुमा होता है, फीतानुमा होता है, कुंडलाकार होते हैं, इन सब प्रकार के होते हैं। कौन? अपना लवक। ठीक है ना, लवक। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन लवक में। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। क्या रहते हैं? बिखरे रहते हैं। लवक की आकार तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार, तस्तरीनुमा, गोलाकार, अंडाकार आदि की तरह होते हैं। ये मुख्यतः कौन? लवक। लवक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 को क्या कहते हैं और नंबर 2 को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। पहले को क्या कहते हैं और दूसरे को? अवर्णी लवक।
दूसरे को कहते हैं वर्णी लवक। अवर्णी लवक और वर्णी लवक एक और भी ले सकते हैं। दो क्यों, तीन प्रकार के लिखेंगे बेटा दोस्तों, सॉरी अपन लिख सकते हैं तीन प्रकार के होते, तीन प्रकार। एक होते हैं हरित लवक। क्या होते हैं, हरित लवक। सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पे अवर्णी लवक की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अवर्णी लवक की बात करेंगे कि अवर्णी लवक क्या होता है, अवर्णी लवक का कार्य क्या है, ये लवक के अंदर किस प्रकार की पहचान करवाते हैं दोस्तों। ये देखें, ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से, किससे, जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते दोस्तों। जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं कोशिकाओं में, वो भाग लवक का अवर्णी लवक कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता, अवर्णी लवक कहलाता है। ठीक है, ये पौधे के उन भागों, किन भागों में, उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहां पे सूर्य की प्रकाश क्या रहते हैं, सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों। क्या नहीं पहुंच पाते हैं, सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाते या सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, वो अवर्णी लवक कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, अवर्णी लवक कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए तो जड़ एवं भूमिगत, क्या, जड़ एवं भूमिगत तना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अवर्णी लवक कहलाते हैं दोस्तों। अब लवक पादप कोशिकाओं में, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे पड़े रहते हैं दोस्तों। इनकी आकृति तस्तरीनुमा, गोलाकार, अंडाकार, तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार इस तरह के होते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवर्णी लवक, नंबर दो वर्णी लवक, नंबर तीन हरित लवक। अवर्णी लवक किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधों के उन भागों की कोशिकाओं पे जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है या सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते पेड़ पौधे की कोशिकाओं का वो भाग जो सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल ही वंचित रहते दोस्तों, वो कहलाता है अवर्णी लवक। क्या कहलाता है, अवर्णी लवक कहलाता दोस्तों। जैसे जड़ की बात करें, भूमिगत तना की बात करें दोस्तों, ये सब क्या कहलाते हैं, अवर्णी लवक कहलाते दोस्तों। क्या कहलाते हैं, अवर्णी लवक कहलाते हैं। ठीक है ना, आपसे यदि पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हैं। चलिए, पेड़ पौधों के वे भाग कोशिकाओं में, क्या कहा दोस्तों, पेड़ पौधों के वे भाग कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है। ठीक है ना, जैसे जड़ एवं भूमिगत तना आदि। ठीक है, ये। चलिए, अब हम बात करेंगे वर्णी लवक का। किस लवक का, वर्णी लवक का। अवर्णी लवक की बात कर लिए। वर्णी लवक, वर्णी लवक की बात करते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले दोस्तों कि वर्णी लवक क्या होता है, तो ये लवक रंगीन लवक होते हैं। कैसे होते दोस्तों, रंगीन लवक होते हैं, जो प्रायः लाल भी हो सकते हैं,
पीले भी हो सकते हैं, नारंगी भी हो सकते हैं, ये सब प्रकार के होते हैं। तो पेड़ पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गई, बीज हो गई आदि, ये सब जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं वर्णी लवक दोस्तों। क्या कहलाते हैं? वर्णी लवक। तो लिखेंगे वर्णी लवक। ये लवक रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। जो प्रायः लाल, पीले एवं रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। पेड़ पौधे का भाग कौन सा है जो वर्णी लवक कहलाता है दोस्तों? तो पेड़ पौधे का बीज, फलाभित्ति, क्या, पुष्प आदि, ये सब रंगीन लवक होते हैं। ये सब रंगीन लवक होते हैं दोस्तों। वर्णी लवक के बारे में पूछ लिया जाता है, बता सकते हो कि ये लवक रंगीन होते हैं दोस्तों, जो प्राय लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। और क्या कह सकते हैं दोस्तों? ये पौधे के रंगीन भागों जैसे पेड़ पौधे का कौन सा भाग? बीज, फलाभित्ति, पुष्प आदि, ये सब रंगीन लवक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? रंगीन लवक होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हरित लवक की। किसकी बात करेंगे? हरित लवक की बात करेंगे। हरित लवक की बात करते हैं। हरित लवक किसे कहते हैं? पौधे के वे भाग, कौन से भाग? जो हरा भरा हो। पौधा का वो भाग जो हरा भरा हो क्या कहलाएगा? हरित लवक कहलाएगा। सिंपल से परिभाषा की बात करें तो ये हो सकती है कि पौधे के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका रचना होता है, क्योंकि इसी में मौजूद जितने भी वर्णक होते हैं उन्हीं की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के सारे जितने भी होती है क्रियाएं संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो संपन्न होती है वो किसमें होती है दोस्तों? हरित लवक में ही संपन्न होती है। पौधों के लिए हरित लवक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका रचना माना जाता है, क्योंकि इसी में मौजूद जितने भी वर्णक होते हैं उन्हीं की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है दोस्तों। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? कोशिका का रसोई घर कहा गया। तो सबसे पहले जो पेपर माता उसकी बात कर ले कि हरित लवक को क्या कहा गया? तो पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका का रसोई घर कहा जाता दोस्तों। क्यों कहा जाता रसोई घर? क्योंकि जितनी भी वर्णक होते हैं उन सभी वर्णक का कार्य होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही संपन्न होते दोस्तों। इसीलिए हम पादप कोशिकाओं में हरित लवक के अंदर जो हरित लवक है उनको कोशिका का रसोई घर कहते हैं दोस्तों। रसोई घर भी कहा जाता है, ठीक है ना? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पौधों के लिए हरित लवक क्या? पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका की संरचना है। लवकों में
सभी वर्णकों की क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। हरित लवक के कारण ही सभी पेड़ पौधे हरा भरा दिखाई देता है। क्या देता है दोस्तों? हरा भरा दिखाई देता है। इनमें और भी विभिन्न प्रकार के लवक पाए जाते हैं, जो सारे लवक का काम क्या होता? पत्तियों के रंग पीला हो। कभी कभी देखते हो कि पेड़ पौधे की पत्तियां पीला हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पत्तियां पीले हो जाते हैं, पेड़ पत्तियों के पीले हो जाने के लिए किसका क्या कारण हो सकता है? तो पेड़ पत्तों को पीले होने का जो कारण, उनमें एक प्रकार का क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक का नाम होता है दोस्तों कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। आपसे पूछ लिया जाए कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो पेड़ पौधों के पत्तियों कभी कभी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं। हरा भरा के बाद क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। तो पीले पत्तों का क्या कारण है? किस प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं? तो हरित लवक के अंदर भी जो वर्णक होते हैं उसको कहते हैं कैरोटीन। क्या कहते हैं? कैरोटीन। कैरोटीन का निर्माण होता है जिनके कारण पत्तों का रंग पीला हो जाता है। ठीक है ना? क्या हो जाता? पीला। हरित लवक में यदि कोई पत्ता पर्णहरित है, क्या है? पर्णहरित है, तो इसके मतलब है कि पर्णहरित का मतलब हो गया कि वो भी एक प्रकार का क्या लवक है। लवक कौन सा है? तो जैंतोफिल लवक। कौन सा? जैंतोफिल लवक है। पर्णहरित में मूल रूप से क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो पर्णहरित में मूल रूप से मैग्नीशियम धातु उपस्थित होते हैं दोस्तों। क्या होते उपस्थित? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होते हैं। चलिए, तो ये बात होगी अपना हरित लवक की बात होगी। किसकी बात हो गई? हरित लवक की बात होगी। अब हम बात करेंगे यहां पे कोशिकांग का एक और महत्वपूर्ण अंग है जिसको कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं दोस्तों? रसधानी कहते हैं। आपसे यदि कोई पूछ लिया रसधानी, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि लवक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं दोस्तों। कोशिका द्रव्य के अंदर ये चारों ओर बिखरे पड़े होते हैं। कोशिका द्रव्य में इनकी आकृति जो मुख्यतः होते हैं वो अंडाकार, गोलाकार, तस्तरीनुमा, ये सब होते हैं। इनके अलावा और भी फीतानुमा भी, तारानुमा भी, कुंडलाकार भी होते हैं दोस्तों। लवक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक की बात करें तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश ना हो वो भाग पेड़ पौधे का क्या कहलाता? अवर्णी लवक कहलाता दोस्तों। जैसे जड़ तना की बात की। वर्णी लवक वो कहलाते हैं जो जिनसे हमारे पेड़ पौधे के कुछ भाग जो होते हैं वो प्राय कैसे दिखते हैं? रंगीन दिखते हैं। वो लाल हो, नारंगी हो, पीला हो, इस प्रकार से। जैसे फल की बात की, फल भित्ति की बात की, बीज की बात किए, पुष्प की बात किए, इन सब की रंग जो रंगीन होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रंगीन लवक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रंगीन लवक भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त अपन ने बात किया हरित लवक की। हरित लवक जो है पेड़ पौधों का सबसे महत्वपूर्ण कोशिका रचना माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सभी वर्णक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। पादप कोशिका को, पादप कोशिकाओं में कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक का। हरित लवक में जो भाग पेड़ पौधे के होते हैं वो हरा भरा होते हैं, इसलिए हरित लवक कहते हैं। इनमें जो दो वर्णक होते हैं, एक होते हैं पर्णहरित और दूसरा होते हैं अपने पास कौन सा? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो भी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं या इस समय झरने लगते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो वर्णक जो होते हैं कैरोटीन होते हैं दोस्तों। और पर्णहरित लवक के कारण आपका वो क्या होता है? हरा भरा दिखता है। हरा भरा दिखने का मुख्य कारण उसमें है कि जो धातु उपस्थित होती है वो मैग्नीशियम होते हैं दोस्तों। क्या होता है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होते हैं। और इनमें जो पाए जाते हैं वर्णक वो होता है जैंतोफिल। कौन सा होता है? जैंतोफिल। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार में रसधानी का। किसका?
रसधानी का। यह भी सबसे महत्वपूर्ण माना गया दोस्तों। रसधानी क्या है? जिसमें रसों का क्या होता होगा दोस्तों? जिसमें रसों का, जिसमें जितनी भी पाचन क्रियाएं होती होगी, तो रस जूस एक प्रकार का कहें इकट्ठा हो जाता होगा दोस्तों। उसे अपन सिंपल से भाषा में क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। कोशिका की जो रसधानियां होती है, उनके चारों ओर जो होती है वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा होता है। यदि आप यही कह सकते हो कि थैली के तरह दिखने में लगते हैं, ठीक है ना। ये अर्धपार झिल्ली के से घिरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियां छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है दोस्तों। क्या हो सकती है? रसधानियां छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इन रसधानियों के अंदर तरल पदार्थ भी हो सकते हैं एवं ठोस पदार्थ भी भरा हो सकता है। जो जंतु कोशिका होती है, उनमें जो रसधानी होती है दोस्तों, वो सबसे छोटी होती है और पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है दोस्तों। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहां पे रसधानी का। किसकी बात कर रहे हैं? रसधानी का। तो सबसे पहले लिखेंगे कि रसधानी जंतु कोशिकाओं में भी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। दोनों में ही पाया जाता है दोस्तों। जो जंतु कोशिका में जो पाए जाते हैं रसधानी, रसधानी छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में रसधानी सबसे बड़ा होता है दोस्तों। क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। 5 मिनट। सबसे बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है ना। रसधानी का जो भाग होता है दोस्तों, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा होता है। रसधानी वाला भाग अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में दोनों में ही सबसे महत्वपूर्ण अपना भाग बनाए हुए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो कार्य संपन्न होता है दोस्तों, वो सारे काम रसधानी के लिए होती है। रसधानी का मतलब मैंने पहले बता दिया, जो रस होगी हमारे शरीर में, जंतु कोशिका में, पादप कोशिकाओं में, वो सारे रस ठोस भी हो सकते हैं दोस्तों और तरल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ठोस और तरल दोनों हो सकते हैं। ठोस या तरल दोनों ही प्रकार के होते हैं। रसधानी में जो रस होगा वो ठोस के रूप में भी हो सकता है और तरल के रूप में भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका जो रस भरा होता है दोस्तों, जो कोशिका रस भरा होता है, उसे हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं। क्या होता है? निर्जीव पदार्थ कहते हैं। और जंतु कोशिकाओं में जो रस भरा होता है वो मुख्य रूप से जल, रस नहीं होती है उनमें, तो मुख्य रूप से जल होता है, जो जल अपना कार्य करती है, संतुलन बनाए रखती है दोस्तों, ठीक है ना। क्या बनाए रखती है? संतुलन बनाए रखती है। एक कोशिकीय जीवों में जो होती है दोस्तों, वो विशिष्ट रसधानी होते हैं। कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। कौन? रसधानी। रसधानी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी
कार्य करता है दोस्तों। आपसे जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछने का तरीका होगा उनको कि रसधानी में जो रस होते हैं वो किन किन रूप में भरे होते हैं। तरल रूप में भी हो सकते हैं और ठोस रूप में भी हो सकते हैं दोस्तों। जंतु कोशिकाओं में ये सबसे क्या होता है, छोटा होता है, और पादप कोशिकाओं में ये बड़ा होता है। रसधानी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ये दोनों में ही पाए जाते हैं। जो रसधानी का जो भाग होता है वो क्या होगा दोस्तों, वो कोशिकाओं की जो रसधानियां होती है वो चारों ओर से अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा होता है दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। कुछ जो पादप कोशिकाओं में जो रस भरा होता है उसे हम कोशिका रस कहते हैं, और वो कोशिका रस निर्जीव पदार्थ होता है दोस्तों। और जंतु कोशिकाओं में जो रस होता है रसधानी में, वो मुख्य रूप से जल होता है जो हमारे पूरे शरीर में संतुलन का कार्य करता है दोस्तों। कुछ ऐसे अपशिष्ट रसधानी भी होते हैं, जो रस भी होते हैं, जो क्या कहते हैं, रसधानी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे तारक काय की बात करें। किसको बात करें, सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं, तारक काय। यह भी कोशिकांग का मुख्य भाग माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है, कोशिकांग का मुख्य भाग माना जाता है, जिसको कहते हैं तारक काय, और अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों इसको सेंट्रोसोम। मुझे उम्मीद है कि अभी जो अपन ने क्लास ले रहे हैं, जो टॉपिक चल रही है क्लास में, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा दोस्तों, क्योंकि मैं उसी टॉपिक की डिस्कस कर रहा हूं। महत्वपूर्ण बिंदुएं वही बता रहा हूं जो पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर में किसी भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित, भले वो जीव विज्ञान हो, क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, हम उसी टॉपिक की डिस्कस किए जिस टॉपिक के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बात कर रहे हैं अब तारक काय की, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए इसको क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो सेंट्रोसोम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं दोस्तों। ये हमारे कोशिकांगों में किस प्रकार से कार्य करता है, ये हमारे कोशिकांगों में क्या मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों, कौन, तारक काय। सबसे पहले मैं बता दूं, तारक काय के बारे में जो बताने वाले थे वो थे बोवेरी नामक वैज्ञानिक। कौन थे, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में इस प्रकार की खोज की थी, किसका, तारक काय की। यह जो होती है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं दोस्तों। किसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। केवल किसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इनकी रचना कैसी होती है, इनकी रचना जो होती है जंतु कोशिकाओं के अंदर, वो बेलनाकार के रूप में दिखती है। कैसी दिखती है, बेलनाकार के रूप दिखती है। जंतु कोशिकाओं को केंद्रक के पास में ये बिल्कुल ही आपको दिखेगा, छोटा सा चमत्कार क्षेत्र दिखेगा, चमकदार, या चमत्कार नहीं कहेंगे, सॉरी चमत्कार नहीं बोलना चाहिए, चमकदार क्षेत्र जैसा दिखाई देता है आपको। कौन, तारक काय। तारक काय की आकृति कैसी होती है दोस्तों, बेलनाकार होता। और ये कहां दिखता है, ये हमारे कोशिकाओं के अंदर जो होती है केंद्रक, वो केंद्रक के पास हमें दिखता है। ये केंद्रक के पास एक ऐसा क्षेत्र जो ज्यादा ही चमकदार होता है, एक क्षेत्र जो चमकदार होता है, ठीक है ना, वो क्षेत्र कौन सा होगा दोस्तों, सेंट्रोसोम होगा, यानी तारक काय होगा दोस्तों। इसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे सूक्ष्म रचनाएं होती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रिओल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसे हम सेंट्रिओल कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि तारक काय के अंदर भी छोटे छोटे दो सूक्ष्म छोटी छोटी रचनाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो दोस्तों, इसे हम सेंट्रिओल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रिओल के चारों ओर धागे की तरह रस्सियां, क्या, रस्सियां दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, तारे के धागे की तरह रस्सियां दिखाई देती है, जो जंतु कोशिकाओं में विभाजन में मदद करता है दोस्तों। जंतु कोशिकाओं की विभाजन में जो मदद करता है वो कौन करता है,
तारककाय करता। तारककाय छोटे छोटे सूक्ष्म रचनाएं बनी होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल के चारों ओर धागा नुमा दिखाई देता है, जाल बिछा होता है, उसे हम कहते हैं क्या? कोशिका विभाजन में वो हमारी मदद करता दोस्तों। यह कोशिका में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे भाग बनाने में भी मदद लेते हैं। यह कोशिका का जो सबसे प्रचलन अंगक माना जाता है दोस्तों, सबसे प्रचलन अंगक। यह सबसे अधिक प्रचलन अंगक माना जाता है किसमें? जंतु कोशिका में। ठीक है ना, जंतु कोशिका में। चलिए ये हो गए अपन तारककाय की बात। अब बात करेंगे माइक्रोट्यूबुलस की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? माइक्रोट्यूबुलस की। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगले क्लास में अपन जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे दोस्तों किसकी? केंद्रक की। फिर हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इन सब की डिस्कस करेंगे। जो अपनी टॉपिक आज की लास्ट है वो है माइक्रोट्यूबुलस। क्या है दोस्तों? माइक्रोट्यूबुलस, कोशिकांग का ये ट्यूबुलस, माइक्रोट्यूबुलस की बात करते हैं अपन। ये जो होती है माइक्रोट्यूबुलस, समझ सकते हो ट्यूबुलस जैसे आगे, इसका मतलब क्या? इनकी आकृति कैसी होगी? नलीकार होगी दोस्तों। कैसी होगी? ये छोटी छोटी नलीकार रचनाएं होगी। कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं दोस्तों, नली के रूप में, छोटी छोटी रचनाएं के रूप में, नली के रूप में पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं हम? माइक्रोट्यूबुलस कहते हैं। कहां पाई जाती है? कोशिका द्रव में। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह कोशिका विभाजन के समय जो स्पिंडल होती है, जो छोटे छोटे भाग होते हैं, उनको बनाने में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं उनके निर्माण में। ठीक है ना, इनसे और भी छोटी छोटी कोशिकाएं बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया अपना माइक्रोट्यूबुलस कंप्लीट। और आज के सेशन में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक